बच्चों, आज हम चैप्टर पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये क्लास 11th में चैप्टर 4 है। ठीक है। तो बच्चों, आप ये समझिए कि इंसान जो है वो अदर एनिमल से, या हम इस तरह से कहें कि जो लिविंग वर्ल्ड है उससे किस तरह से अलग है। ठीक है। तो आप कहोगे सर उनके पास ब्रेन नहीं होता है, हमारे पास ब्रेन होता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। ब्रेन हर किसी के पास होता है। ठीक है। ब्रेन जो है एनिमल्स के पास भी होता है। ठीक है। ब्रेन हमारे पास भी होता है, लेकिन हमारे अंदर कौन सी एक ऐसी आदत होती है जो हमें सबसे अलग करती है। ठीक है। जो हमें सबसे अलग करती है। आज इंसान इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा है, कैसे पहुंच गया। ठीक है। अदर एनिमल से वो यहां तक क्यों नहीं पहुंच पाए। तो उसका एक रीजन है कि रीजनिंग करने की हमारे अंदर आदत होती है। हमारे अंदर ये आदत होती है कि कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है। ठीक है। या क्यों, कब, कैसे, इस तरह के क्वेश्चन हमारे मन में जो आते हैं वो किसके थ्रू आते हैं, रीजनिंग के थ्रू। ठीक है। कि ये पानी कैसा है, गर्म है, तो गर्म क्यों है भाई, धूप में रखा है इसलिए गर्म है। ठंडा है, क्यों ठंडा है, फ्रिज में रखा हुआ था इसलिए ठंडा है। ठीक है। टेम्परेचर इसका ज्यादा है इसलिए गर्म है, टेम्परेचर कम है इसलिए ये ठंडा है। ठीक है। तो इस तरह के जो विचार जो हमारे मन के अंदर आते हैं वो किसके थ्रू आते हैं, रीजनिंग के थ्रू आते हैं। ठीक है। तो बच्चों, रीजनिंग जो है, रीजनिंग को अगर हम समझे तो रीजनिंग दो तरह की होती है, इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग। तो जो इंडक्टिव रीजनिंग है ये चैप्टर 4 में आपको पढ़नी है। जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इस चैप्टर में आपको पढ़नी है इंडक्टिव रीजनिंग। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को ही हम शॉर्ट में पीएमआई लिखा हुआ है ये हमने। ठीक है। तो चैप्टर 4 में आपको पढ़नी है इंडक्टिव रीजनिंग, और चैप्टर 14 में एनसीईआरटी में चैप्टर 14 दे रखा है और उसमें हमें पढ़नी है डिडक्टिव रीजनिंग। चैप्टर 14 है मैथमेटिकल रीजनिंग। ठीक है। तो वहां पर हम कौन सी रीजनिंग पढ़ेंगे, डिडक्टिव रीजनिंग पढ़ेंगे। तो बच्चों, इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस को करने का सिर्फ एक ही तरीका है। ठीक है। उसी प्रोसेस को हम अपनाते हैं और हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व होते जाते हैं। बस उनमें से थोड़ा बहुत जो है डिफरेंस होता है, बाकी करने का प्रोसेस सेम है। तो हम देखो क्वेश्चन का एक फॉर्मेट आपको बता दें और उस तरह से सारे क्वेश्चन होते चले जाए। ठीक है। तो क्वेश्चन तो कर लेंगे, लेकिन इस चैप्टर को करने का जो पर्पस है, ठीक है, या हम ये कहें कि सीबीएसई में ये जो चैप्टर रखा गया उसका पर्पस सॉल्व नहीं हो पाएगा। हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो है चैप्टर हमारे सिलेबस में किस लिए रखा गया है। तो हम क्या करेंगे, पहले चैप्टर में सारी जो बातें हैं उन सब चीजों को समझेंगे, फिर हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। तो बच्चों ध्यान देना कि रीजनिंग जो है, रीजनिंग दो तरीके की होती है, एक इंडक्टिव रीजनिंग और एक डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। और जो डिडक्टिव रीजनिंग है चैप्टर 14 में हम पढ़ेंगे। तो चलिए इंडक्टिव रीजनिंग की बात हमें करनी है, हम इंडक्टिव रीजनिंग देखते हैं। बच्चों ध्यान देना कि जो इंडक्टिव रीजनिंग होती है ये स्टार्ट होती है फैक्ट से। फैक्ट्स एंड डिटेल्स से स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको क्या दे रखा हो, फैक्ट्स। फैक्ट्स का मतलब क्या है, कोई पर्टिकुलर केस। स्टार्ट्स विद अ पर्टिकुलर केस एंड मूव टू जनरल कंक्लूजन। हम किसी पर्टिकुलर केस से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। कोई हमें थ्योरम दे रखी होगी, हम वहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और कहां तक पहुंचेंगे, जनरल कंक्लूजन तक पहुंचेंगे। जैसे कि लिखा हुआ है फुटबॉल प्लेयर्स रन्स फास्ट। तो ये क्या है, ये फैक्ट है भाई। फैक्ट है कि जो फुटबॉल प्लेयर होते हैं वो तेज दौड़ते हैं, ये एक फैक्ट है। ठीक है। पर्टिकुलर केस है ये कि फुटबॉल प्लेयर्स रन्स फास्ट। ठीक है। तो देखिए समझिएगा, तो अब हम यहां से कहां पर है, मूव टू जनरल कंक्लूजन तक हम आ रहे हैं। तो देखिए क्या है, फिर कहा गया डेविड इज अ फुटबॉल प्लेयर। डेविड एक फुटबॉल प्लेयर है। फिर क्या कह रहे हैं, डेविड रन्स फास्ट। भाई अगर डेविड एक फुटबॉल प्लेयर है और क्या कहा गया ऊपर, फुटबॉल प्लेयर रन्स फास्ट, फुटबॉल प्लेयर तेज दौड़ते हैं। तो अगर इन दोनों चीजों को हम रिलेट करें आपस में, फुटबॉल प्लेयर्स रन्स फास्ट, फुटबॉल प्लेयर तेज दौड़ते हैं, और कहा डेविड इज अ फुटबॉल प्लेयर, डेविड फुटबॉल प्लेयर और फुटबॉल प्लेयर तेज दौड़ते हैं, इसका मतलब क्या है, डेविड रन्स फास्ट। तो हम कहां तक आ गए भाई, कंक्लूजन तक आ गए, जनरल कंक्लूजन तक आ गए। हम कहां से स्टार्ट किया था, किसी फैक्ट से हमने अपने इस क्वेश्चन को स्टार्ट किया था। क्लियर। इसी तरह से जो डिडक्टिव रीजनिंग होती है इसमें हम कहां से स्टार्ट करते हैं, इसमें हम कंक्लूजन से स्टार्ट करते हैं। इसमें हम कंक्लूजन तक पहुंचते हैं, और यहां पर क्या है, कंक्लूजन से स्टार्ट करते हैं और फैक्ट्स और डिटेल्स तक पहुंचते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये तो इस चैप्टर की समरी रही। इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस आएंगे उन क्वेश्चंस को करने का प्रोसेस क्या है, जरा वो भी हम देख लेते हैं। बच्चों देखते हैं कि मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन जरा एक बार देख लेते हैं। मैथमेटिकल
मैथमेटिकल इंडक्शन। तो मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस फॉर प्रूविंग जनरल रिजल्ट्स और theorems by using पॉजिटिव इंटीजर्स। बच्चों ध्यान देना, मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है। मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जनरल रिजल्ट्स को, या हमारे पास कोई रिजल्ट दे रखे होते हैं या कुछ थ्योरम्स होती हैं, है ना, जनरल रिजल्ट्स बोले या थ्योरम्स बोले, इनको प्रूफ करते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स का यूज करते हुए। ठीक है, तो मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है जिसका यूज हम किस लिए करते हैं? इसका यूज हम करते हैं अपने जनरल रिजल्ट्स को या थ्योरम्स को प्रूफ करने के लिए। किसकी हेल्प से? पॉजिटिव इंटीजर्स की हेल्प से। बच्चों इस चैप्टर में हमें जो क्वेश्चंस करने हैं, उन क्वेश्चंस को करने का प्रोसेस क्या है, हम प्रोसेस देख लेते हैं, क्वेश्चंस को हम जो है किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों ध्यान देना कि इन क्वेश्चंस को करने के लिए जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में हमें 3 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। तो हम लिख लेते हैं लेट Pn बी अ स्टेटमेंट। Pn क्या होगा? एक स्टेटमेंट होगा वेयर, जहां पर वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, जहां पर ये n क्या है? नेचुरल नंबर है। तो बच्चों ध्यान देना, क्या है Pn? व्हाट इज Pn? Pn इज अ स्टेटमेंट, Pn एक स्टेटमेंट है। ठीक है, और ये n क्या है? n पूछा जाए तो n आप बताएंगे क्या है? नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब देखिए जो स्टेप्स हैं, स्टेप्स क्या है, जरा स्टेप्स पर ध्यान दीजिए। पहला स्टेप है प्रूव दैट P1 इज ट्रू। P1 इज ट्रू। पहला स्टेप ये होगा कि हमें ये प्रूफ करना है कि P1 क्या है? ट्रू है। या हम इस तरह से कहें, प्रूव दैट Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अगर n की वैल्यू 1 हो जाए, भाई n की वैल्यू 1 हो जाए तो क्या देगा? P1। ठीक है, तो प्रूव दैट P1 इज ट्रू। ठीक, पहला स्टेप होगा। दूसरा स्टेप आप करेंगे स्टेप 2। सेकेंड स्टेप है, देखिए पहले स्टेप में प्रूफ करते हैं, दूसरे स्टेप में एज्यूम करते हैं। एज्यूम दैट pk इज ट्रू। pk क्या होगा? ट्रू होगा। कब ट्रू होगा? when k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जब k किसको बिलोंग करेगा? k भी यहां पर क्या है? नेचुरल नंबर है। 1 भी क्या था? नेचुरल नंबर है। क्लियर? स्टेप 3 देखते हैं। स्टेप 3 होता है प्रूव दैट pk plus 1 इज ट्रू। pk plus 1 क्या होगा? ट्रू होगा whenever pk is true। pk is true, pk ट्रू होगा। ठीक, बच्चों ध्यान देना, पहला क्या होगा? प्रूफ करेंगे। पहला स्टेप क्या प्रूफ करेंगे? P1 ट्रू है। सेकेंड स्टेप में हम ये प्रूफ करेंगे कि PQ को हम एज्यूम कर लेंगे कि PQ क्या है? ट्रू है। थर्ड स्टेप में हम ये प्रूफ करेंगे कि pk plus 1 सही होगा, ट्रू होगा। कब सही होगा? अगर pk ट्रू होगा। ठीक, तो बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या प्रूफ करना था? Pn एक स्टेटमेंट है। ठीक है, और हमें ये Pn स्टेटमेंट को ट्रू प्रूफ करना था। तो इस स्टेटमेंट को ट्रू प्रूफ करने के लिए हमने 3 स्टेप्स को फॉलो किया है। पहला स्टेप क्या था? प्रूव दैट P1 इज ट्रू। ठीक है, कि P1 को ट्रू हम प्रूफ करेंगे। सेकंड स्टेप था एज्यूम दैट pk इज ट्रू व्हेन k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहां पर k भी क्या था? नेचुरल नंबर था, तो ये हम एज्यूम कर लेंगे कि pk ट्रू है। थर्ड स्टेप में हम क्या मानेंगे? pk plus 1 is true whenever pk is true। ठीक है बच्चों, तो ये प्रोसेस था, इस प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब आप कहेंगे सर
ये सारे स्टेप्स हैं क्या, समझ में नहीं आ रहा, तो चलो मैं इसके एक एग्जांपल देके जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तब आपको सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। लेकिन चलिए जो स्टेप्स हैं, स्टेप्स को हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। बच्चों ध्यान देना, आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल में आप देखते होंगे कि एक लाइन में कई साइकिलें खड़ी होती हैं, सपोज 3-4 तो साइकिलें एक लाइन में खड़ी हुई हैं, ठीक है। बच्चों ध्यान देना, ये सारी साइकिलें खड़ी हुई हैं एक लाइन में, ठीक है, ठीक, एक लाइन में सारी साइकिलें खड़ी हुई हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट लाइन थी, ठीक है, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 4 5 6, तरह से तो हम जो है 300 तक नहीं लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ तक कुछ लाइनें ड्रॉ कर ली है, ठीक है, आगे डॉट डॉट करके हमने लिख दिया है, ठीक है। तो बच्चों ध्यान देना, अगर हम क्या करें कि एक साइकिल को गिरा दें, ठीक है, 3 साइकिल्स जो है बिना किसी स्टैंड में नहीं खड़ी है, ठीक है, वो जो स्टैंड होता है ना जिसमें साइकिल को फंसा दिया जाता है, उस तरह से स्टैंड में नहीं खड़ी हुई है, वो जो साइकिल के स्टैंड है उस स्टैंड में साइकिलें खड़ी हुई है, ठीक है, और पास पास में खड़ी हुई है, ठीक है। तो अगर हम एक साइकिल को गिरा दें तो क्या होगा, एक के ऊपर एक दूसरी साइकिल ऊपर गिरेगी, ठीक है, वो भी गिरी, वो अगली साइकिल ऊपर गिरेगी, वो और साइकिल ऊपर गिरेगी, तो इसी तरह से सारी साइकिलें क्या होंगी, गिरती चली जाएंगी। तो बच्चों ध्यान देना, तो देखिए अगर जो है पहली साइकिल गिरी, अगर पहली साइकिल गिर रही है तो ये किसके ऊपर गिरेगी, दूसरी साइकिल के ऊपर गिरेगी, और ये इसके ऊपर गिरेगी, ये इसके ऊपर गिरेगी, ये इसके ऊपर गिरेगी, इसी तरह से सारी साइकिलें गिर जाएंगी। जो 300 साइकिल्स थी सारी साइकिलें क्या होगी, गिर जाएंगी, ठीक। तो देखना बच्चों, हमने क्या बोला, P1:2, P1:2 का मतलब क्या, कि हम ये प्रूफ करके दिखाएंगे कि पहली साइकिल गिरी, ठीक है, हम ये प्रूफ करके दिखाएंगे पहली गिरी, तो भाई ये भी दूसरी भी गिरी, तीसरी भी गिरी, चौथी भी गिरी, ठीक है। तो इस तरह से हमें देखना है कि भाई मान लिया बीच में कोई नंबर क्या आ जाता है, ठीक, तो पहली गिर रही है, दूसरी गिर रही है, तीसरी गिर रही है, तो हम ये एक आइडिया लगा लेते हैं कि ये कोई नंबर है ना, काउंट नहीं किया 1 2 3 4 5 आगे इस तरह से काउंट नहीं किया, बीच में एक साइकिल देखी वो भी गिरी हुई है, ठीक, यानी कि हमने क्या एज्यूम कर लिया कि पीके इज ट्रू, पीके इज ट्रू, भाई सारी साइकिलें गिर रही है तो ये भी साइकिल तो गिरेगी, ठीक है, तो ये हमने एज्यूम कर लिया कि पीके इज ट्रू। अब भाई अगर ये साइकिल गिर रही है तो इसके बाद वाली जो साइकिल है k+1 वो भी तो गिरेगी, गिरेगी ना, क्योंकि ये साइकिल इसके ऊपर गिरी है ना, तो ये भी साइकिल गिर जाएगी। तो प्रूव दैट pk+1 is true whenever pk is true, मतलब जब k गिर रही है, अगर k गिर रही है साइकिल तो k+1 साइकिल भी क्या होगी, गिर जाएगी, ठीक है। तो ये जो साइकिलों के गिरने का प्रोसेस है ये चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा, जब तक कि साइकिल सारी साइकिलें गिर ना जाएं, ठीक है। इसी तरह से, ठीक है, P1:2, P2:2, P3:2, P4:2, ये कब तक चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक नेचुरल नंबर्स चलते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम, तो हमें अपनी बातें और थोड़ा समझ में आएगी, क्वेश्चंस को हम जो और अच्छे से कर पाएंगे। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पीएमआई से। क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रूव दैट 2 + 6 + 18 + डॉट 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 2 × 3n-1 is equal to 3n-1, ठीक है। अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना लिखा हुआ है प्रूव दैट, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इस तरह से पीएमआई से भी सॉल्व कर सकते हैं, और एक चैप्टर हम पढ़ेंगे सीक्वेंसेस एंड सीरीज, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है प्रूव दैट बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन पीएमआई से अगर सॉल्व करना है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को पीएमआई से ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों जरा एक बार जो हमने प्रोसेस को अभी लिखा था वो प्रोसेस एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि कौन से 3 स्टेप्स को हमें फॉलो करना होता है, वो स्टेप्स देख लेते हैं। पहला स्टेप था हमें ये प्रूफ करना था P1:2, फर्स्ट स्टेप ये था, ये प्रूफ करना था, प्रूफ दैट P1:2। सेकंड स्टेप क्या था, एज्यूम दैट Pk:2, ये सेकंड स्टेप था। थर्ड स्टेप फिर से था, प्रूफ दैट Pk+1 इज ट्रू, ठीक है। तो चलिए स्टेप्स को जो है देखते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा। लेट Pn says that, इसको हमने Pn बोला है, Pn says that 2 + 6 + 18 + 2 × 3n-1 is equal to 3n-1। ध्यान देना, स्टेप 1 क्या था भाई, स्टेप 1 था प्रूफ दैट P1 is true, ठीक है। तो फॉर n = 1, n = 1 के लिए देखें राइट हैंड साइड कितनी आती है, राइट हैंड साइड n = 1 के लिए अगर n की वैल्यू यहां पर हम 1 लिखे तो 3⁻1, देखना बच्चों 3⁻1 - 1, तो 3⁻1 क्या हो गया 3, ठीक है, 3 - 1 2 हो गया, ठीक है। आरएचएस देखें,
RHS। तो RHS क्या है, RHS भी ये 2 लिखा हुआ है, ठीक है, RHS भी 2 है। तो LHS इज इक्वल टू RHS, LHS और RHS इक्वल आ गया, हेंस P1 इज देयरफॉर, ऐसे लिखो देयरफॉर P1 इज ट्रू। P1 क्या है, ट्रू है। बच्चों ध्यान देना, देखिए P1 ट्रू है, P2 भी ट्रू होगा, करके देख लेते हैं। चलिए अगर हम यहाँ पर n के प्लेस पर 2 लिख दें तो 3 टू दी पावर 2 क्या हो गया, 9, 9 माइनस 1 8, ठीक है। तो n के प्लेस पर 2 लिख रहे हैं तो ये 2 स्टेप देखिए जरा, 6 प्लस 2 कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। अगर देखिए हम n के प्लेस पर कितना लिख दें, 3 लिख दें तो 3 टू दी पावर 3 कितना होता है, 27, 27 माइनस 1 26, ठीक। यहां देखते हैं 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 18 क्या होगा, 26 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए इसी तरह से हमने 1 2 3 4 5 सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ये स्टेटमेंट सही होता जा रहा है। हमने P1 के लिए प्रूफ कर दिया है, P1 के लिए प्रूफ कर दिया, जैसा हमने यहाँ पर लिखा था प्रूफ दैट P1 इज ट्रू, P1 के लिए ट्रू कर दिया है प्रूफ। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, हमें एज्यूम दैट Pk इज ट्रू, Pk ट्रू है ये हमें क्या करना है, एज्यूम करना है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, स्टेप 2 में क्या किया भाई हमने, एज्यूम किया, एज्यूम दैट Pk इज ट्रू, Pk इज ट्रू, Pk क्या है, ट्रू है फॉर k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो बच्चों ध्यान देना कि अगर यहाँ पर Pn था, ठीक है, तो ये सब n इधर भी था, n इधर भी था, लेकिन अगर Pk हो जाए, Pk हो जाए तो हम कैसे लिख सकते हैं, Pk सच दैट 2 प्लस 6 प्लस 18 प्लस 2 into 3 to the power k minus 1 is equal to 3 to the power k minus 1। अब स्टेप 3 में देखो इसको क्या किया हमने, एज्यूम किया था, लिखा ना एज्यूम दैट Pk is true, तो हमने ये एज्यूम कर लिया, ठीक है। फिर क्या करना है, फिर प्रूव दैट k plus 1 is true। स्टेप 3 देखिए, स्टेप 3 में प्रूव दैट Pk plus 1 is true, Pk plus 1 is true whenever Pk is true, ठीक है। अगर Pk सही है, Pk ट्रू है, तो Pk प्लस 1 भी क्या होगा, ट्रू होगा। मतलब मैंने एग्जांपल दिया था, अगर 250 नंबर की साइकिल गिर रही है तो आपको क्या होगा, 251 भी गिरेगी, है ना। 250 की साइकिल गिर रही तो किसके ऊपर गिरेगी, 251 के ऊपर भी गिरेगी, तो वो साइकिल भी गिर जाएगी। तो अगर Pk ट्रू है तो Pk प्लस 1 भी क्या होगा, ट्रू होगा। देखिएगा अगर यहाँ पर k था, समझिएगा अगर k था तो लास्ट में क्या था, k माइनस 1 बन रहा था। अगर हम k के प्लेस पर, ठीक है, क्या लिखेंगे, k प्लस 1 लिख देंगे, तो यहाँ पर हम k प्लस 1 लिखेंगे, ध्यान देना बच्चों। तो अगर k प्लस 1 लिखे तो क्या देगा हमारे पास, 3 टू दी पावर k के प्लेस पर k प्लस 1 माइनस 1, यानी कि ये और ये कैंसिल हो गया, 3 टू दी पावर k आ गया, 2 इंटू 3, और ये 2 इंटू में था ही, तो 2 इंटू 3 टू दी पावर k दोनों साइड हम ऐड कर देंगे। ऑन एडिंग क्या ऐड करेंगे, 2 इंटू k के प्लेस पर जब k प्लस 1 लिखेंगे तो k प्लस 1 माइनस 1, तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, 3 टू दी पावर k बचेगा, यानी कि 2 इंटू 3 टू दी पावर k बोथ साइड, 2 इंटू 3 टू दी पावर k बोथ साइड, इसको हम ऐड करेंगे। तो बच्चों चलो ऐड करते हैं भाई। तो अगर हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, हमारे पास आएगा 2 प्लस 6 प्लस 18 प्लस 2 इंटू 3 टू दी पावर k माइनस 1, और क्या ऐड करना था, इसमें ऐड करना था 2 इंटू 3 टू दी पावर k, ये ऐड किया हमने, ठीक। जब देखिए हमने क्या किया कि इसमें जो है इसकी लेफ्ट हैंड साइड में क्या ऐड करें, 2 इंटू 3 टू दी पावर k ऐड कर रहे हैं, तो राइट हैंड साइड में भी हमें क्या करना पड़ेगा, यही ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा, 2 इंटू 3 टू दी पावर k, ये ऐड कर दिया। तो बच्चों ध्यान देना, देखिएगा कि ये देखिए 2 इंटू 3 टू दी पावर k और 3 टू दी पावर k, अगर ये ऐड होंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 3 टू दी पावर k माइनस 1, ठीक है भाई। इनसे आप क्या करेंगे, 3 टू दी पावर k कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2 प्लस 1 वो 3 होता है और ये माइनस 1, 3 इंटू 3 टू दी पावर k माइनस 1, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, आपको पता है
ठीक है, अगर बेस सेम हो पावर डिफरेंट हो तो वो ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगा 3k प्लस 1 माइनस 1। तो देखिए बच्चों, अगर ये pk था तो यहाँ पर k आ रहा था। अगर हम ये चेक करें कि pk प्लस 1 ट्रू है तो देखिए k प्लस 1 के लिए k प्लस 1 आ रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे हेंस हेंस p k plus 1 is true whenever pk is true hence by PMI, principle of mathematical induction, pn is true pn is true for all natural numbers. Pause the video and note it down.